हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। BEE की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, नेटवर्क की शब्द परिभाषा, जिसमें हम लोग एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो देखते हैं लम्प्ड नेटवर्क। लम्प्ड नेटवर्क क्या होता है? ठीक है, लम्प्ड नेटवर्क, लम्प्ड नेटवर्क, लम्प्ड नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा लम्प्ड नेटवर्क है। ठीक है, लम्प्ड नेटवर्क क्या है? ऐसा नेटवर्क जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर व कैपेसिटर को अलग सर्किट एलिमेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके, लम्प्ड नेटवर्क कहलाता है। जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को अलग अलग नेटवर्क के रूप में प्रदर्शित किया जाए, वो क्या कहलाता है? वो हमारा लम्प्ड नेटवर्क कहलाता है। जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है और ये हमारा कैपेसिटेंस है, तो ये क्या हो गया हमारा लम्प्ड नेटवर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, मतलब कि वितरित नेटवर्क। वितरित नेटवर्क क्या है? वितरित नेटवर्क मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। नेक्स्ट नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। लम्प्ड नेटवर्क के बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के बारे में जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या है? इन नेटवर्क्स में सर्किट एलिमेंट्स को इलेक्ट्रिकली रूप से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कोई भी एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल रूप से अलग नहीं कर सकते। इसमें हमारा रेजिस्टेंस भी है, इसी लाइन में हमारा इंडक्टेंस भी है, और जब दो लाइनें आती हैं तो इन्हीं दो लाइनों के बीच में हमारा कैपेसिटेंस भी है। मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, तीन के तीनों चीज़ें हमारी ट्रांसमिशन लाइन में मिलती हैं, बट इसको हम अलग अलग सेपरेटली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो चल रही है एयर को आयनाइज करके। दो जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस को लेके हमारा क्या हो जाएगा, वो एक कैपेसिटर का काम करेगा, और बीच में उसमें ओवर वोल्टेज या करंट लीकेज के कारण इंडक्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस जो पावर लॉस होगा, पावर जो डिसिपेटेट हो रहे होंगे, उसमें हमारा रेजिस्टेंस का मान वैल्यू करेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा बाइलेटरल नेटवर्क। मतलब आप समझिए, जो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क is used for ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का यूज करते हैं। और लम्प्ड में लोग जब कोई नेटवर्क सॉल्व करते हैं जहाँ पे R, L और C को अलग अलग शो कर सकें, वहाँ पे हम लोग लम्प्ड नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाइलेटरल नेटवर्क। बाइलेटरल नेटवर्क देखते हैं। बाइलेटरल नेटवर्क में क्या है? जो बाइलेटरल नेटवर्क है उसमें
बायलैटरल नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिसमें विलक्षण करंट की डायरेक्शन बदलने से अप्रभावित होते हैं, अर्थात करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए फिर भी उस नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होती है। ठीक है, मतलब बायलैटरल नेटवर्क जैसे कि आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके जाओ, ये हमारा एक बायलैटरल नेटवर्क हो जाएगा। मतलब यहाँ पे करंट फ्लो का डायरेक्शन ये है, अगर हम कुछ इसमें खराबी या दिक्कत भी आ जाए उसके बाद भी अगर हम आगे लेके जाते हैं तो करंट की डायरेक्शन सेम बनी रहे, चाहे इधर से चाहे इधर से हम लोग कनेक्ट कर दें, इधर से हम लोग कनेक्ट कर दें फिर भी करंट की डायरेक्शन सेम बनी रहे, वो होता है हमारा बायलैटरल नेटवर्क। अब हम लोग देखते हैं यूनिलैटरल नेटवर्क के बारे में। यूनिलैटरल नेटवर्क क्या है देखते हैं। यूनिलैटरल नेटवर्क, यूनिलैटरल नेटवर्क, यूनिलैटरल नेटवर्क देखते हैं। यूनिलैटरल नेटवर्क में क्या होता है? यूनिलैटरल नेटवर्क में क्या होता है? यूनिलैटरल नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिसके अभिलक्षण डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन पर निर्भर करते हैं, जो ऑपरेशन की डायरेक्शन पर निर्भर करते हैं। जैसे कि अगर ऑपरेशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, अगर डायरेक्शन हमने चेंज कर दी तो करंट का फ्लो नहीं होगा, अर्थात ऑपरेशन की कंडीशन परिवर्तित होने पर सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बदल जाता है। तो यूनिलैटरल में क्या आता है हमारा? डायोड, यूनिलैटरल में डायोड आते हैं। और बायलैटरल में क्या आते हैं? रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस, ये होते हैं बायलैटरल। ये क्या है हमारा? यूनिलैटरल डायोड। ये क्या है? एग्जाम्पल है किसका? यूनिलैटरल का। मतलब डायोड के अंदर केवल एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिलैटरल। अब हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क क्या होता है? नेक्स्ट है हमारा लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क। देखिए लीनियर नेटवर्क किस टाइप के नेटवर्क होते हैं? जैसे कि लीनियर नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जिनमें लीनियर एलिमेंट्स लगे होते हैं, वो हमारे लीनियर नेटवर्क कहलाते हैं। जिनके अंदर लीनियर एलिमेंट्स हों वो हमारे लीनियर नेटवर्क्स कहलाते हैं। लीनियर नेटवर्क्स में लीनियर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? फिर लीनियर एलिमेंट वो होते हैं जिसमें करंट और वोल्टेज के बीच में लीनियर रिलेशन होता है। लीनियर नेटवर्क कैसे है? मतलब कि ये हमारा V और I, जो VI कैरेक्टरिस्टिक है वो लीनियर हो, ये है हमारा क्या? एक लीनियर नेटवर्क। यह इस टाइप का नेटवर्क क्या कहलाता है? लीनियर नेटवर्क। ठीक है, जैसे कि V इक्वल टू आर आई, ठीक है, V इक्वल टू आर आई, और इसको हम लोग V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये भी हमारा लीनियर नेटवर्क है। और V इक्वल टू 1/C और 1/C और फिर I इंटू डी टी, ये है हमारे क्या? लीनियर नेटवर्क्स। लीनियर नेटवर्क्स का प्रिंसिपल सुपरविजन लागू होता है।
जो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम है वो केवल और केवल लीनियर नेटवर्क्स के लिए ही एप्लीकेबल है, नॉन लीनियर नेटवर्क्स के लिए नहीं। लीनियर नेटवर्क्स में क्या आता है, केवल आर। लीनियर मतलब क्या है, ये केवल आर। रेजिस्टेंस जो है वो हमारा एक लीनियर नेटवर्क में आता है। अगर इसी आर के साथ यल और सी जोड़ दिया जाए तो वो नॉन लीनियर नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नॉन लीनियर नेटवर्क। आर मतलब रेजिस्टेंस, लीनियर नेटवर्क क्या है हमारा, लीनियर नेटवर्क क्या है, आर। आर बोले तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है, लीनियर नेटवर्क। अब हम लोग नेक्स्ट अपना देखते हैं नॉन लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क देख लिया, अब देखते हैं नॉन लीनियर नेटवर्क। नॉन लीनियर नेटवर्क्स, नॉन लीनियर नेटवर्क, ये हो गया हमारा नॉन लीनियर नेटवर्क। नॉन लीनियर नेटवर्क्स ऐसे नेटवर्क होते हैं जिनमें नॉन लीनियर एलिमेंट जैसे डायोड आदि जुड़े हुए होते हैं। क्या है इसमें नॉन लीनियर का एग्जांपल, नॉन लीनियर का एग्जांपल क्या है हमारा, जो है ये क्या है, डायोड। डायोड जो है वो क्या है हमारा, नॉन लीनियर नेटवर्क। डायोड एक नॉन लीनियर नेटवर्क है। ठीक है, डायोड नॉन लीनियर नेटवर्क है। अगर नॉन लीनियर नेटवर्क है मतलब कि इट इज नॉट applicable, it is not applicable in superposition theorem। सुपरपोजिशन थ्योरम पर ये नेटवर्क एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा नॉन लीनियर नेटवर्क है जिसमें V और I कैरेक्टरिस्टिक, जो करंट और धारा का कैरेक्टरिस्टिक है, वो सेम नहीं रहता है। नॉन लीनियर नेटवर्क मतलब जो नेटवर्क लीनियर नहीं हो, क्या है वो, नॉन लीनियर नेटवर्क। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम में ये नेटवर्क एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में आगे देखते हैं। यहां तक हो गया, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, ब्रांच। नेक्स्ट है हमारा ब्रांच। ब्रांच किसे कहते हैं, ब्रांच, ब्रांच किसे कहते हैं, ब्रांच है सर्किट एलिमेंट का ग्रुप जिनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सर्किट एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जिनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तथा जिसके दो टर्मिनल्स वो ब्रांच कहलाते हैं। मतलब कोई भी एक ग्रुप हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो इंडक्टेंस हो, चाहे वो कोई भी हमारा वोल्टेज सोर्स हो या हमारा कोई करंट सोर्स हो, करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स कोई भी हो, उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि ये हमारा R, L, C, ये सब क्या है, हमारी ब्रांच है। ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक, ये भी एक ब्रांच है। और अगर कोई सर्किट में देखेंगे, सर्किट में अगर देखा जाए तो सर्किट में 1, 2, 3 और ये हमारा कितने हो गए, ये हमारे जो 4 एलिमेंट लग गए। इसका मतलब इस नेटवर्क में या इस सर्किट में क्या है, 4 ब्रांच हैं। एक हमारा जो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है और इंडक्टेंस है। तो ये इसमें कितने ब्रांच हो गए, नंबर ऑफ ब्रांच, ब्रांच कितने हो गए, 4। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रांच की डिफिनेशन। ब्रांच हम इसको बोलेंगे कोई भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स हो जिसके 2 टर्मिनल्स निकले हुए हों। ठीक है, अब ब्रांच के बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा लूप। व्हाट इज लूप, नेक्स्ट है हमारा
लूप, लूप किसे कहते हैं, ठीक है। लूप जो है, लूप किसे कहते हैं हम लोग, लूप का मतलब है लूप ब्रांचेस का वह समूह है, लूप ब्रांचेस का वह समूह है जो मिलकर क्लोज पाथ बनाता है, मिलकर क्लोज पाथ बनाता है। यदि इसमें से एक भी ब्रांच को हटा लिया जाए तो पाथ ओपन हो जाता है। मतलब एक ब्रांचेस का समूह, एक ब्रांचेस का समूह जो कि मिलकर एक क्लोज पाथ बना ले, मतलब ये क्या हो गया हमारा, एक लूप, ये हो गया वन लूप। अगर ये हमारा क्लोज पाथ नहीं है तो लूप क्या है, ये हमारा भी क्लोज लूप। इसके बाद अगर ये ओपन है तो ये क्या हो गया हमारा, ओपन लूप, ये हो गया ओपन लूप। और इसको हमने बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज लूप, ये हो जाएगा हमारा क्लोज लूप, ठीक है। ये हो गया हमारा लूप की डिफिनीशन। अब हम लोग देखते हैं अपना लूप के बाद जो नेक्स्ट है हमारा मैश। व्हाट इज मैश, मैश किसे कहते हैं, मैश, मैश किसे कहते हैं, मैश का मतलब यदि किसी लूप के अंदर कोई दूसरा लूप ना हो तो वह मैश कहलाता है। जैसे कि एक ये है हमारा और एक ये हो गया, ये अब यहाँ पे क्या है, ये है लूप वन, ये है लूप टू, बट इसमें मैश कितने हैं, मैश है टोटल हमारा एक। यदि इसमें दो लूप, कोई भी लूप ना हो तो वो क्या कहला रहा है, हमारा मैश कहलाएगा। मैश और ये लूप और मैश में ये डिफरेंसेस है, ठीक है। यदि किसी लूप के अंदर कोई दूसरी लूप ना हो तो वह मैश कहलाता है। जैसे इसमें अगर हम फिर से एक ला दें तो ये क्या हो गया, लूप वन और लूप टू, ये हो गया वन, ये हो गया टू और ये हो गया थ्री, ठीक है। और अगर ये हटा दें हम, अगर हम ये हटा दें तो ये और ये भी हटा दें तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक मैश, ये पूरा हो गया एक हमारा मैश, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नोड या जंक्शन। जंक्शन किसे कहते हैं या फिर नोड किसे कहते हैं, ठीक है। देखते हैं नोड, नोड या जंक्शन किसे कहते हैं। नोड, नोड क्या है, नोड नेटवर्क की किसी ब्रांच का टर्मिनल जो कि दो या दो से अधिक ब्रांचेस से कॉमन हो, नोड या जंक्शन कहलाता है। जैसे कि एक टर्मिनल हमारा ये है, दूसरा टर्मिनल हम लेके जाते हैं, दूसरा टर्मिनल ये जा रहा है और तीसरा टर्मिनल जो है वो हमारा ये जा रहा है। तो ये जो है ये क्या है, ये पॉइंट ये है हमारा नोड और जंक्शन, नोड और जंक्शन, ये हमारा नोड और जंक्शन कहला रहा है, ठीक है। ये तीन तरह के होते हैं, ठीक, नोड या जंक्शन, नोड और जंक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा नोड या जंक्शन, ठीक। अब हम लोग देखते हैं नोड या जंक्शन के बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। अब ये वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स वह है जिसके सिरों पर पोटेंशियल फिक्स होता है तथा जो कि करंट के मान पर डिपेंड नहीं करता है, वो है हमारा वोल्टेज सोर्स। मतलब कि एक हमने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दिया, एक सर्किट बनाया, एक और बनाया, फिर ये जो V जो ये हमारा लगा हुआ है ये क्या है, हमारा वोल्टेज सोर्स। इसका मान करंट के मान पे डिपेंड नहीं करता, जो भी R1 या R2 जो भी रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू पर डिपेंड हमारा ये करंट की वैल्यू पे डिपेंड हमारा ये वोल्टेज सोर्स नहीं करता। ये क्या होते हैं अपने में इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र रूप से होते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स हैं। वोल्टेज सोर्स के बाद नेक्स्ट है अपना करंट सोर्स।
वोल्टेज सोर्स के बाद नेक्स्ट है करंट सोर्स। नेक्स्ट है करंट सोर्स। करंट सोर्स देखें तो करंट सोर्स क्या है? करंट सोर्स वह सोर्स है जिसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो होती है तथा करंट दो टर्मिनल पर वोल्टेज डिपेंड नहीं करता। ये मानिए ये एक सर्किट है और इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये है करंट सोर्स। करंट सोर्स ये हमारा हो गया करंट सोर्स। ठीक है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टेंस। अगर यहीं पे हम अपना वोल्टेज सोर्स भी लगा दें, वोल्टेज सोर्स भी लगा दें, वोल्टेज सोर्स भी लगा दें, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स और ये हमारा हो गया करंट सोर्स। ठीक है, जो कोई फिक्स होता है और जिसकी वैल्यू करंट वोल्टेज की मान जो हमारा फ्लैक्चुएट हो रहा है, बदल रहा है, उस पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ठीक है, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स पूरा हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस का, हमने कनेक्शन भी देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ साहब जो थे उन्होंने करंट और वोल्टेज से रिलेटेड दो लॉ दिए, जिसको हम लोग किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं। मतलब KCL और KVL दो तरह का है, जिसको हम लोग किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखते हैं पहले। फर्स्ट है टू टाइप्स ऑफ लॉ, टू टाइप्स ऑफ लॉ। फर्स्ट है हमारा किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। और जो दूसरा लॉ है हमारा, दूसरा लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KCL और KVL दो तरह के लॉ हमने यूज किए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं पहला नियम, जो कि है किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रत्येक मतलब एवरी जंक्शन पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं, जो ऑल इलेक्ट्रिक करंट का टोटल एग्लोरिथम जीरो होता है, एग्लोरिथम सम जीरो होता है। ये हमारा किरचॉफ करंट लॉ क्या है? एट एनी फंक्शन, एनी नेटवर्क, at any junction in an electric circuit, ये क्या है हमारा? at any junction in an electric circuit, electric circuit, in electric circuit the sum of incoming current, the sum of incoming current the sum of incoming current is equal to the sum of outgoing current. Incoming current is equal to equal to the sum of outgoing current, equal to the sum
सम ऑफ आउटगोइंग करंट। मतलब किसी भी नेटवर्क में या किसी भी जंक्शन पर, एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में इनकमिंग करंट मतलब आने वाली टोटल धाराओं का योग जंक्शन से बाहर जाने वाली टोटल धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो केसीएल का एग्जाम्पल क्या होगा। केसीएल का जो एग्जाम्पल है वो होगा, केसीएल का एग्जाम्पल होगा हमारा, देखिए जैसे हम यहाँ पे एक अपना जंक्शन बनाते हैं, यहाँ से एक करंट आ रही है और दूसरी करंट भी इसी जंक्शन पे आ रही है, तीसरी करंट जंक्शन से निकल रही है, चौथी करंट जंक्शन पे आ रही है, पांचवी करंट जंक्शन से निकल रही है, छठवीं करंट भी जंक्शन से निकल रही है, सातवीं भी जंक्शन से निकल रही है और आठवीं करंट जंक्शन पे आ रही है। ठीक है। तो कोई भी नेटवर्क है, इसमें एक जंक्शन है, तो मान के चलिए हम देखते हैं यहाँ पे I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I8, ये 8 करंट है। तो केसीएल हमारा किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, जो जंक्शन है वहाँ से आने वाली धारा जंक्शन से बाहर निकलने वाली धारा के योग के बराबर होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इस जंक्शन पे, जो हमारा ये जंक्शन है, ये क्या है हमारा जंक्शन, इस जंक्शन पे निकलने वाली धारा, आने वाली धारा क्या है I1, मतलब जंक्शन की ओर पहले देखते हैं हम कि कौन कौन सी धारा जा रही है। I1 जा रही है, I2 जा रही है, I3 जा रही है, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस I5 और कौन सी जा रही है, बस और कोई भी धारा हमारी नहीं जा रही है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो अब धारा निकल रही है, ये क्या है हमारा, ये है इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट है। और जो जंक्शन पे बाहर की ओर निकल रही है वो क्या क्या है, बाहर जैसे हमारा ये I4 निकल रही है, I4 प्लस I4 के बाद क्या I6 प्लस I7 प्लस I8, मतलब ये क्या है हमारा, ये है हमारा आउटगोइंग करंट। अब किरचॉफ का करंट लॉ क्या बोल रहा है, जो इनकमिंग करंट है और जो आउटगोइंग करंट है वो एक दूसरे के बराबर है, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल टू I4 प्लस I6 प्लस I7 प्लस I8। ठीक है। तो ये है हमारा किरचॉफ करंट लॉ, मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो टोटल algebraic sum of incoming and outgoing current is equal to 0। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक, मतलब अगर ये इधर आएगा, इसका मान और इसका मान, दोनों का मान बराबर होगा। ठीक, अब देखिए इसी को हम लोग न्यूमेरिकली फॉर्म में अगर देखें, इसी किरचॉफ करंट लॉ को यदि हम न्यूमेरिकली फॉर्म में देखें तो न्यूमेरिकली फॉर्म में सब की वैल्यू हम रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 8 एम्पियर और 15 एम्पियर इतना रखते हैं। अभी तो हमने रख दिया, बट किसी हम ज्ञात क्या करेंगे, किसी एक अननोन करंट को
ज्ञात करेंगे। मान के चलिए हमें I8 की वैल्यू ही ज्ञात करनी है, बाकी सभी करंट की वैल्यू हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल इनकमिंग करंट को ऐड कर लेंगे। मतलब कि जो हमारा 5 एम्पियर है, 5 प्लस 2 और इनकमिंग में प्लस 3 प्लस 6 और इनकमिंग में कुछ नहीं जा रहा, इसका मतलब 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 16 मतलब 16 एम्पियर क्या हो गया हमारा। ये क्या है, इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट इनकमिंग करंट है हमारा 16 एम्पियर। और अगर इधर देखा जाए तो क्या है, 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 क्या है हमारा 16 एम्पियर। इसके बाद देखें तो अब जो हमारी आउटगोइंग करंट है वो देखते हैं, वो क्या है, I4 क्या है 4 एम्पियर। और आउटगोइंग में I6 है, I6 कितना है 10 एम्पियर। I7 कितना है 8 और हमें नोन अननोन क्या है I8, ये हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 18 4 22, ये हो गया हमारा 22 एम्पियर। 22 एम्पियर प्लस I8 ये होगा। और ये क्या है हमारा, ये हो गया आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट। अब अकॉर्डिंग टू KCL इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सेम होते हैं, मतलब दोनों का मान बराबर होगा। इसका मतलब 16 बराबर 22 प्लस I8 ये होगा। अब अगर हम इसको इधर ले आए तो माइनस I8 बराबर 16 बराबर 22 माइनस 16। इसको अगर करें तो 22 माइनस 16 22 और 16 का माइनस कर दें। देखिए I8 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस I8 22 माइनस 16 मतलब कितना आ गया हमारा I8 की वैल्यू, वो आ गई 22 माइनस 16, कितना बचेगा हमारा 6। मतलब कि I8 की वैल्यू माइनस 6 एम्पियर। मतलब कि यहाँ पे माइनस 6 एम्पियर की करंट निकलेगी। ये हमने निकाल लिया। ये तो हमने प्रैक्टिकली अपने मन से जो वैल्यू था वो रखा था न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए हमारी माइनस में आई है। बाकी करंट का मान कभी भी निगेटिव में नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये था हमारा KCL। अब इसको हम और रूपों में भी देख सकते हैं। और रूपों में देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए और रूपों में देखने के लिए हम क्या करेंगे, और जिसको हमको आगे भी देखना है तो क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ में KCL में। तो KCL हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग KVL पे आएंगे। KVL पे आने से पहले हम लोग KCL का एक और न्यूमेरिकल छोटा सा ट्राई करते हैं। मान के चलिए कोई एक जंक्शन है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, यहाँ पे करंट आ रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, फिर यहाँ से बाहर निकल रही है। नाम हमने दे दिया I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7। 7 करंट हैं। अब इसमें हमें फिर से KCL लगाना है और KCL का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इनकमिंग करंट कितनी है, इनकमिंग है हमारा जो अंदर की ओर जा रही है I2 है, I3 है, मतलब I2 प्लस I3 प्लस I6 प्लस ये हमारा I8 प्लस I8, ये हो गया हमारा जाने वाली। और बराबर आने वाली कितनी है, मतलब बाहर निकलने वाली वो कितनी है, ये है हमारा I1 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I7, मतलब 1 2 3
4 5 6 7 8। ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा पूरा का पूरा KCL। मतलब ये हमारा क्या है, इनकमिंग करेंट, इनकमिंग करेंट, और ये क्या है, आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट। ये हमारा हो गया आउटगोइंग करंट। मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, ये हमारा हो गया KCL का। मतलब I2 प्लस I3 प्लस I6 प्लस I8 इज इक्वल टू I1 प्लस I4 प्लस I3, I1 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I7। मतलब जाने वाली धारा और बाहर निकलने वाली धारा दोनों बराबर होगी। और इसको अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो अलजेब्रिक सम ऑफ I इज इक्वल टू 0। ये है हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में अलजेब्रिक सम किसी सर्किट का कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये था हमारा किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ मतलब कि KVL, जिसको हम लोग KVL बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग करंट के साथ हैं, वहाँ पे हम लोग वोल्टेज या EMF के साथ आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।